नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। आज हम बायोलॉजी का क्लास नंबर 10 आज करने वाले हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी में साइंस के कितने क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं। इसमें बायोलॉजी का वेटेज लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रह सकता है, तो इसलिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 10 यानी कि आज को लेके आप 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। 300 ही नहीं भाई, मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, यानी कि 300 से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी लगातार आपके लिए जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। बस आपको बने रहना यार, आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट करो। एक बच्चा, फिर से बोलते हैं, कम से कम 5 बच्चों तक शेयर कर सकता है ना क्लास को, तो क्यों नहीं शेयर करते हैं कि गलत बात है ना। तो शेयर करो भाई जितना जल्दी हो सके। ठीक, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स से आपको लगता है इंफॉर्मेटिव वीडियो है ना, नॉलेज मिलती है ना। एग्जाम में आपको न्यूज देखने से नंबर नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको पढ़ाई करने से नंबर मिलेगा, प्रैक्टिस करने से नंबर मिलेगा। तो इसलिए शेयर करो, ठीक है, जिसको आप समझते हो कि इसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो सेट नंबर 10 आज हम करने वाले, चलिए शुरू करें। टेलीग्राम ग्रुप आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करो जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। कभी कभी नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहे हो तो आपको लिंक वहां से मिल जाया करेगा। ठीक, 8 दिसंबर से अकेडमी पे कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, इसके अलावा लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच है जीएस के लिए, 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पे आज के डाउट का फीचर अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे आप अपने कोई भी डाउट मैथ, जीके, रीजनिंग का क्लियर कर सकते हो। आपको सिर्फ फोटो क्लिक करके डाउट एंड सॉल्यूशन सेक्शन में जाके सेंड कर देना है, आपके डाउट को क्लियर कर जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे देख सकते हो बहुत सारे फ्री वाले प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए गए हैं। कहीं ना कहीं एवरी एग्जाम के आप रेलवे की तैयारी पहले ही करो तो करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हो, स्टैटिक जीके का, रीजनिंग का टेस्ट दे सकते हो, मैथ का टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है तो देने में कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट एवरी संडे होता है, इस संडे भी होगा। गुरु टिप्स कोड डाल के एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 2 टेस्ट अगर जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो मौका मिलेगा आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जीतने का। इसके अलावा अकेडमी पे करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग में 11 बजे, यहाँ पर भी फॉलो करो। कल हम फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स करेंगे पार्ट 1 मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक, इसके अलावा गुरु टिप्स कोड याद रखना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल चक्र का क्या अभिप्राय है? जल चक्र का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर क्या होगा? जल चक्र, वाटर साइकिलिंग। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे आपको पता होगा कि बादल से पानी बरसते हैं तो बादल से बरसते हैं, ठीक, लेकिन वहां पे पानी कैसे जाता है? तो आपने देखा होगा महासागर जो होते हैं वहां से जल क्या होती है? वाष्पित होती है सूर्य ताप से, वाष्पित होकर ये कहाँ जाती है? वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में जाती है। और वायुमंडल में वायु द्वारा जल संतृप्त होती रहती है, और जब जल की संतृप्तता 100% हो जाती है तो वर्षा द्वारा पुनः महासागरों में चली आती है, पुनः पृथ्वी पर चली आती है। ये क्या है? एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस है। महासागर से बादलों में गया और बादलों से फिर से महासागर में आया, तो एक प्रकार की साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस है तो इसी को बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षिक जल के, इसका आंसर हो जाएगा जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? बहुत पैसा कमाते हैं भाई मुर्गी पालन वाले, कम मत समझना, बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं वेजिटेरियन हूँ भले ही, लेकिन मैंने सुना है, ठीक है। लेकिन मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्चा क्या आता है? आप सब कुछ कर लोगे, सबसे ज्यादा खर्चा होगा फीड कॉस्ट। फीड कॉस्ट यानी कि मुर्गी दाना का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया आपको, ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों को के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा क्या होगा? प्राणी अपना परिवार बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं, नहीं, ये तो गलत होगा। प्राणी एक दिन में कई आहार फेरे लेते हैं, ये सही है, आहार फेरे लेते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 5, 2,4-D किस रूप में प्रयोग किया जाता है? 2,4-D बोलते हैं इसको, 2,4-D बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड होता है जिसे खरपतवार या अपृतृणनाशी के रूप में बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 6 की बात करें, किसी जलाशय का सुपोषण किसकी समृद्धि करता है? किसी जलाशय का सुपोषण किसकी समृद्धि करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो जैव पदार्थों का उत्पादन या जैविक ऑक्सीजन की मांग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी।
सात की बात करें, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो पशुपालन के साथ खेती को कहा जाता है मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 8 की बात करें, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? सॉरी, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? क्या आंसर होगा? तो वर्मी कंपोस्टिंग बात करें, वर्मी कंपोस्टिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें कृमि व सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके रसोई घर के अपशिष्ट पोषक पदार्थों से भरपूर कुछ जो चीजें होती हैं उसको खाद में बदल। देखो, वर्मी कंपोस्ट आप घर पे भी कर सकते हो। एक डब्बा ले लो, एक गमला ले लो, एक डब्बा ले लो बड़ा सा, जो भी आपके किचन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको इसमें डालते रहो। ठीक। सूखे पत्ते होते ऊपर से डाल दो, फिर किचन के अपशिष्ट पदार्थ डालते रहो, फिर थोड़े से सूखे पत्ते डाल दो, फिर किचन के जो भी आपके आलू के छिलके हो गए, छीमी के छिलके हो गए, जो भी चीजें हैं, चाय पत्ती हो गई बची हुई, वो सब इसमें डालते रहो। ठीक। अब इसको ये भर जाएगा ना, इसको रख दोगे, आपका 15-20 दिन में ये क्या बन जाएगा? एक प्रकार का कंपोस्ट बन जाएगा, एक प्रकार का खाद बन जाएगा। ठीक है। और ये जो होगा ना, ये नेचुरल खाद होगा, नेचुरल, ये नुकसान नहीं करेगा, ये आपका नेचुरल खाद होगा, आर्टिफिशियल नहीं जो आपका बनाया जाता है उर्वरक, ये नेचुरल होगा, ये आपका नुकसान नहीं करेगा पौधों को और ना ही आपको नुकसान करेगा। ठीक। वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम खाद होता है। ठीक, जो मृदा के लिए अनुकूल होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कृमि कह सकते हो, सूक्ष्म जीवों से कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये होता कैसे प्रोसेस भाई? जब उसमें आप बहुत सारे सब्जियों के छिलके डालोगे, ये डालोगे, तो उसमें कीड़े पैदा होंगे, कीड़े खा के ये आपका कंपोस्टिंग कर जाते हैं, इसमें केचुए भी पैदा हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये प्रक्रिया होती है। ठीक, आप भी कर सकते हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ड्रोसेरा में रोमों की गति को क्या कहा जाता है? ड्रोसेरा में रोमों की गति को क्या कहा जाता है? इसको याद रखिएगा, स्पर्शानुवर्तन पादप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखिएगा, ये कीट भक्षी होते हैं। ठीक है, कीट भक्षी होते हैं और इसमें रोमों की जो गति होती है उससे स्पर्शन हुआ, यानी कि इस प्रकार से होता है, जैसे ही कोई कीट जाता है ये बंद हो जाते हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 10, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस एक को समुद्री पार्क घोषित किया है? प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भारत का पहला समुद्री पार्क है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? परितंत्र, कम्युनिटी, आबादी, प्रजाति। तो परितंत्र में के अंदर ये तीनों आ जाएंगे, कम्युनिटी, आबादी, प्रजाति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 12 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? केरोसिन, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। 13 की बात करें, भारत के कुछ भागों में पेयजल को निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो आर्सेनिक तो पाया जाता है, तो आपको पता होगा, आर्सेनिक पाया जाता है, सॉर्बिटॉल नहीं होगा। फ्लोराइड भी पाया जाता है, आर्सेनिक भी पाया जाता है। ठीक, और याद रखिएगा यूरेनियम भी पाया जाता है कहीं कहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 की बात करें, इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ये दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 मिलता है, इसकी कमी से आपका रक्त अल्पता हो जाता है, रक्त अल्पता। ठीक, और कौन सा धातु उपस्थित होता है? कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर ए। 15 की बात करें, गलत जोड़ा आपको बताना है। गलत जोड़ा भाई, हरित क्रांति का संबंध कृषि विकास से, सही बात है। श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से, सही बात है। नीली क्रांति मत्स्य, ये भी सही बात है। तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन फ्लड गलत हो जाएगा। 3 सही। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये डेयरी उत्पादन से, डेयरी या दूध उत्पादन से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 16, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएम याद रखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन नंबर डी। 17 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
18 भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे लाइकेन की बात करें, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता फिर से एक्सप्लेन करूं। आप लोग सीरीज वाइज कंटिन्यू पूरे वीडियोस देखो, तभी मजा आएगा। बीच से देखने में कोई मजा नहीं आएगा। जो बीच से देखना भी शुरू करो तो पुराने वीडियो जाके देख डालो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक की बात करें, इसमें जो दुर्लभ और संकटापन्न जंतु हैं उनके बारे में दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बात करें 19, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है, ऑप्शन नंबर सी, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 20, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, या बोलते हैं इसको ब्रेड सोडा भी बोलते हैं। ठीक, कहीं कहीं इसको कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, NaSCO3। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ओनेरियोलॉजी में याद रखिएगा हम स्वप्न का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सपने का अध्ययन करते हैं। 22 की बात करें, तंबाकू में निहित होता है, तंबाकू में याद रखिएगा निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। कॉफी में क्या होता है? कैफीन किस में होता है? कॉफी में होता है। ठीक, एक याद रखिएगा अफीम किस में होता है? अफीम में क्या होता है? ये मार्फिन है ना, मार्फिन, ये अफीम में होता है, अफीम में मार्फिन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है और कॉफी में कैफीन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 23, नीला हरा शैवाल या काई बोलते हैं, इस समूह में सम्मिलित किया गया है। किस समूह में सम्मिलित किया गया है नीला हरित शैवाल को? तो याद रखिएगा इसे साइनोबैक्टीरिया के समूह में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी। धान के खेतों में याद रखिएगा विशेषकर पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, स्फिग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, याद रखिएगा बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? प्याज का खाने वाले भाग की बात करें तो स्टेम को हम खाते हैं, तना, ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, केसर प्राप्त होती है किससे? केसर किससे प्राप्त होती है बाबू? केसर प्राप्त होती है क्रोकस पादप और वर्तिका के क्रोकस पादप के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। ठीक है, स्टाइल और स्टिग्मा से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। केसर को इंग्लिश में बोलते हैं सैफरॉन बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 27, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? तो याद रखिएगा छाल से, ऑप्शन नंबर सी। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू एक प्रकार का रूपांतरित तने का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, काली मिर्च पादप एक क्या है? तो काली मिर्च पादप एक प्रकार से झाड़ी की कैटेगरी में आती है, ऑप्शन नंबर डी। और 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? चलिए, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? आप चलिए छोड़ते हैं एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब एवरी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ूं आपके लिए, कम से कम इसी बहाने आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं भाई सिकंदराबाद 3/7/2005 पेपर में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को, सिकंदराबाद के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती? तो याद रखिएगा क्ले मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती। बीज रहित फल को किस तकनीक से विकसित किया जाता है? संकरण। हाइड्रोजन कार्बनिक द्रव्यमान आया हुआ है 1.008 mu। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना को जोड़कर कहां से आसान होता है? HTML का फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होती है किससे? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है, कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैक्टीरिया में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। और 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि की तीव्रता क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। और कैलोरी माप है किसका? ऊष्मा की मात्रा का। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लीजिए जो चीजें जैसे जैसे चल रही हैं। ठीक, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।